नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम शशि रंजन है और आज के इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस की औपचारिक शुरुआत हो रही है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो देश के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें यूपीएससी या आईएएस पीसीएस के साथ साथ जो भी एसएससी वगैरह हर जगह आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर पीसीएस में या यूपीएससी में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का काफी महत्व है। तो दोस्तों ये सेक्शन बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको निरंतर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो आईएएस की तैयारी कैसे करें उस वाले वीडियो में ये बताया था कि आपका सबसे पहला काम होता है सिलेबस को देखना। सिलेबस को देखते ही आप ये समझे होंगे, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो सिलेबस में जो जीएस का पेपर 1 है उसका दूसरा बुलेट में ये लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व या और विषय। यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप जो पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो वो कहता है लगभग मध्य, यानी 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य। आपको यूपीएससी ये नहीं कहता है कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर और सोशल और कल्चर के अलावा सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। प्रीलिम्स वाले क्लासेज में मैं उसको भी कवर करूंगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, एंशिएंट और मिडिवल का। लेकिन अभी मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहला जो दूसरा बुलेट है उस पर चर्चा करता हूं कि ये कहां से शुरू होता है। तो ये कहता है 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य, इसने मध्य क्यों नहीं लिखा, 1750 क्यों नहीं लिखा, लगभग मध्य क्यों लिखा? तो दोस्तों आपको याद होगा 23 जून 1797 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये ऐसी घटना है और इसके बाद बक्सर की लड़ाई जिसने भारत के इतिहास की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। इसीलिए यूपीएससी कहता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो मेरा सिलेबस है इस आईएएस के एग्जाम का, और कहें तो यूपी पीसीएस में भी ये चीज है, तो 18वीं सदी के लगभग मध्य। तो आते हैं अब इस वीडियो की औपचारिक शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये चीज 1797 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी उसके पहले उस लड़ाई में कौन मेन भागीदार था आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके बारे में समझ लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में जितना भी उलटफेर हुआ मॉडर्न इंडिया के टाइम में, आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी व्यापारिक कंपनी थी जो बाद में ब्रिटिश राज की स्थापना में मदद करी और औपचारिक रूप से भारत पर ब्रिटिश राज शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। दरअसल 31 दिसंबर 1600 इसलिए याद है, ये तारीख याद रखिएगा, इसी दिन ब्रिटेन में उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। उन्होंने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी ने, यानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 साल तक व्यापार करने का एक परमिट दिया था। उसके बाद कंपनी व्यापार करने आई भारत में। उसका 1608 में जेम्स प्रथम, जब उस शासन का जेम्स प्रथम का राजा बन गए थे, तो उन्होंने 1608 में कंपनी के जो 15 साल का व्यापारिक परमिट था उसको बढ़ाकर अनिश्चित काल तक कर दिया था। अनिश्चित काल का मतलब यह है कि कंपनी को बार बार परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों इसके बाद कंपनी जो है भारत में आई, उसका जो मेन काम था व्यापार करना। व्यापार करने के लिए उसको फैक्ट्री स्थापित करने की जरूरत थी। फैक्ट्री उस समय मैं अभी चर्चा करूंगा क्या था क्या नहीं था। कंपनी जो है शुरू में जो व्यापार करने आई थी तो उसको व्यापार का जो मुख्य गतिविधि था वो क्या क्या किन किन चीजों का, तो मेन जो व्यापार के आइटम्स थे, वस्त्र, मिर्च, मसाले, नील, ये सब कुछ ऐसी वस्तुएं थे जिनका व्यापार करने अंग्रेज आए थे भारत में। वो माल खरीदने आए थे, भारत में माल बेचने नहीं आए थे। वो यूरोप से पैसे सोने चांदी के रूप में लेके आते थे, अन्य धातुओं को की जो कीमती धातुएं होती थी वो उस धातुओं के रूप में, यानी बुलियन भी कहते थे, वो धातु लेके पैसे लेके आते थे, यहाँ से सामान खरीदा और ले गए। यानी कि हम क्या थे उस टाइम पे, एक्सपोर्टर थे। एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक। हम उस समय बाहर से सामान नहीं मंगाते थे, नेट एक्सपोर्टर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत का व्यापार जो शुरू हुआ तो 1609 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचते हैं। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो कैप्टन हॉकिंस का पहला काम था कि भारत में फैक्ट्री स्थापित करना।
फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वो देखा कि भारत में जब वो बेसिकली आया था, कहाँ पहुंचा था, सूरत में। सूरत भारत के गुजरात में है और पश्चिमी हिस्से में है, एक तरह से कहें अरब सागर और सूरत की नजदीकी काफी है। तो उस समय पुर्तगालियों का अरब सागर के व्यापार पर और सूरत के भी व्यापार पर लगभग एक छत्र राज था मुगलों के साथ साथ। मुगल भी जब व्यापार करने के लिए वस्तु भेजने के लिए अरब सागर में जाते थे, अपने जहाजों को भेजते थे, तो वो एक तरह से कई बार ऐसा होता था उनको पुर्तगालियों का मदद लेना पड़ता था या उनसे परमिट लेना पड़ता था। एक कार्ट अलमेरा पद्धति है, उसको मैं आगे प्रीलिम्स वाले फैक्ट में बताऊंगा, उसको भी ध्यान रखिएगा, आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। तो कैप्टन हॉकिंस जब भारत आए तो सूरत में देखा कि अब मुगल सम्राट से मिलना है, हमें व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वो कहां पहुंचा, जहांगीर के दरबार में, आगरा में। जहांगीर के दरबार यानी आगरा में जब वो पहुंचा तो आगरा में जहांगीर से मिला तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुआ। व्यक्तित्व का मतलब यह है कि कैप्टन हॉकिंस उस समय अंग्रेजी के साथ साथ तुर्की और फारसी इन दोनों भाषाओं का ठीक ठाक विद्वान था। तुर्की का तो प्रकांड विद्वान कहा जाता है उसको, तो उसको फारसी की भी नॉलेज सही थी, तो उससे काफी प्रभावित हुआ। साथ में जहांगीर को पता था कि पुर्तगाली भी मौजूद हैं सूरत में, तो उसने बोला कि भाई साहब, आपको अभी हम फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे, आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको 400 का मनसब देते हैं, आप आगरा में बस सकते हैं चाहें तो जहांगीर ने उसको 400 का मनसब दिया और आगरा में बसने के लिए कह दिया। लेकिन वो तो आया था व्यापार करने, वो वापस आता है सूरत और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वो देखा कि अब हमें लड़ना पड़ेगा पुर्तगालियों से, बिना लड़े ये काम नहीं होगा। दोस्तों, मैं बार बार फैक्ट्री कह रहा हूं। फैक्ट्री का मतलब ये है, उस समय आप ये नहीं समझिएगा कि फैक्ट्री जो है कोई व्यापारिक कारखाना था। बेसिकली फैक्ट्री एक ऐसा जगह था, एक तरह का फैक्ट्री व्यापारिक गोदाम था, व्यापारिक चौकी था। अंग्रेजों या यूरोपीय जो भी व्यापारी आए थे, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुआ करता था। वो यूरोप से आए, अपनी फैक्ट्री में रुके, अपना वहां पे जो भी उनका नियमित कार्यकलाप था वो करे, अपनी योजना बनाए और फिर भारत के अन्य हिस्सों में गए, सामान खरीदे, वापस सामान को ले आए, फैक्ट्री में रखे, यानी फैक्ट्री गोदाम के तौर पे भी काम आया और फिर वो वहां से चले गए यूरोप। तो कुल मिला के वो आते भी थे तो सोना चांदी लेके आते थे, तो कहाँ सुरक्षित जगह पे मिलेगा, तो फैक्ट्री में। यही कारण है कि आगे उन्होंने फैक्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकों को रखा, साथ में किलेबंदी भी की। उस पर जिक्र करेंगे हम प्लासी की लड़ाई में, ठीक है। तो जब सूरत में नहीं फैक्ट्री स्थापित हुआ तो 1611 में मसूलीपट्टनम, सूरत पश्चिमी हिस्से में था, देश के पूर्वी हिस्से में मसूलीपट्टनम एक जगह है, यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। अस्थायी फैक्ट्री इसलिए कह रहा हूं कि औपचारिक फैक्ट्री सूरत में ही उन्होंने आखिर बनाया। तो 1611 में ये मसूलीपट्टनम आज के समय में वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है और इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। तो सूरत की जगह पहला जो फैक्ट्री था वो अस्थायी था, कहाँ, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद अब इन्होंने पुर्तगालियों से लड़ने का प्लान किया। तो एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। 29 नवंबर 1612 को यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का जो मास्टरमाइंड था वो था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में पुर्तगाली हार गए। जब पुर्तगाली हार गए तो अब मंगोलों को भी लगा कि अब इनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति देने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 6 फरवरी 1613 को, ये डेट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ना पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी याद रहेगा आपको। मान लीजिए पूछ देगा कि क्रम कैसा है, स्वाली की लड़ाई, सूरत में फैक्ट्री का स्थापना, मसूली में फैक्ट्री का स्थापना, तो पहले क्या होगा, मसूली में फैक्ट्री का स्थापना, दूसरा क्रम में ये आएगा स्वाली की लड़ाई, तीसरे में आएगा ये। इसीलिए मैं डेट बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 6 फरवरी 1613 को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना हुई और उस फैक्ट्री का जो हेड था वो बना था टॉमस एल्डवर्थ। टॉमस एल्डवर्थ को इस फैक्ट्री का हेड बनाया गया। ये अंग्रेजों की पहली औपचारिक फैक्ट्री थी भारत में, पहली औपचारिक फैक्ट्री 1613 में। कहां पे, सूरत में। इसके बाद एक जेम्स प्रथम के ही दूत के रूप में दूसरी बार सर टॉमस रो भारत आए। ये भाई साहब आए 1615 में। 1615 में इन्होंने आए और लगभग ये रहे 1618 के आसपास भारत में रहे थे। तो ये जब आए भारत में तो जहांगीर उस समय अजमेर में भी अपना दरबार लगाते थे, तो वो जहांगीर से मिलने के लिए दरबार में पहुंचे अजमेर में। जहांगीर इनसे भी काफी प्रभावित हुए भाई साहब, और उसके बाद उन्होंने इनको कहा
कि ऐसा है, आप लोग फैक्ट्री कुछ कुछ स्थापित कर सकते हैं। तो उसके बाद फैक्ट्री स्थापित करने, व्यापारिक परमिट लेने, लोकल अधिकारी से, साथ में मुगल शासकों से, इन सब का सिलसिला चलता रहा। और अंत में 23 जून 1657 को एक ऐसी घटना घटती है जिसने पलासी की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई की औपचारिक नींव रख दी थी। और पलासी और बक्सर की लड़ाई दो ऐसी घटनाएं हैं जिसने भारत के इतिहास की दिशा और दशा बदल दी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें। इसके बाद आपको दो चीज बताते हैं, और इस पूरे टॉपिक में जो मैं पढ़ाऊंगा अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को या फिर जो भी सेक्शन को, तो उसको दो पार्ट में कवर करूंगा। पहला जो टॉपिक होगा, जैसे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, तो उस टॉपिक की जो आम जानकारी है वो बताऊंगा। उसके बाद इस टॉपिक से मुख्य परीक्षा से जुड़े जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ साथ उनके मॉडल उत्तर का जिक्र करूंगा। साथ में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीटी के फैक्ट्स हैं, पीटी के संभावित फैक्ट्स हैं, उसका भी जिक्र करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपसे मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित पीटी से सभी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्न या फिर पीटी के दृष्टि से संभावित प्रश्न और प्रश्नों के लिए, है ना, वो आपको लिखित, आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप उसमें लिखिएगा चीजों को, जो मैं फैक्ट बताऊंगा। बहुत जल्द उस वीडियो को अपलोड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।